हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। आइए हम आज प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक क्लास 10 के लेसन 1 का पार्ट 2। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारे ऑडियो प्रोग्राम की ओर। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनकी बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे जिनकी विविधता चोंच में थी। उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थीं। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थीं। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण होमोलॉगस कैरेक्टर्स था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या हैं? आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें, पहले पौधे में फिर जंतुओं में। क्रियाकलाप 1, सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर्स। आपने कई प्रकार के तने देखे हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 8A में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखिए। दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि प्रतान, कद्दू, झुमकलता, कांटे, नींबू तथा कंद आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। आपने चित्र 8B में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमेरस हैं एवं उनके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना हैं, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को समवर्ती लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर्स कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग हैं, और समवर्ती लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। टॉपिक 1.4.2, चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बीगल का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 341 में इस अध्याय संबंधी परियोजना कार्य जरूर करें। परियोजना कार्य से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के बारे में हमारी क्या समझ बनती है? क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसी ही कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है? क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है। मूली का खेत, बाढ़ से कुछ पौधों का बह जाना, मूली के खेत में बचे पौधे। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा है। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा
एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुँचे। सुझाया कि प्रजातियाँ पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। टॉपिक 1.4.3 विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से होती है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। पाँचवा, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं तो धीरे धीरे संतान पीढ़ीजनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती हैं और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती हैं। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती हैं। छठवां, लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती हैं। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और 1889 में छपी थी। टॉपिक 1.5 प्रजातिकरण, स्पेसिएशन। टॉपिक 1.5.1 अनुकूलन और प्रजातिकरण, एडाप्टेशन एंड स्पेसिएशन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन एडाप्टेशन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? सोचकर बताएं कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण, स्पेसिएशन कहा जाता है। टॉपिक 1.5.2 प्रजातियाँ आखिर क्या हैं? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीव की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे हैं आदि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे।
कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलबांस, कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जोहान मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।